नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 19 मई 2022 और स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। सबसे पहला इशू ज्ञानवापी मॉस्क से संबंधित। देखो, हम ये सब नहीं डिस्कस करने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है और वहाँ पे मंदिर था या मस्जिद था। ये इशू यूपीएससी पर्सपेक्टिव से कोई काम का नहीं है और वैसे सही मायनों में देखें तो देश के सिटीजन्स को भी दूसरे इश्यूज़ पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए बजाय मंदिर मस्जिद की डिबेट में पढ़ने से। लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे वो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे, इशू में क्या चल रहा है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या हो रहा है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का, वो डेली पायनियर का आर्टिकल है। तीसरा आर्टिकल ये फिर से एजुकेशन का है। यूजीसी ने हाल ही में ये प्लान किया है कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अलाउ करेंगे जो नॉन पीएचडी होल्डर या फिर नॉन नेट क्वालिफाइड हैं, उन्हें भी हम अलाउ करेंगे पढ़ाने के लिए। अभी तक तो सिर्फ पीएचडी होल्डर और नेट क्वालिफाइड वही पढ़ा सकते थे ना। तो क्या ये सही है, क्या गलत है, वो डिस्कस करेंगे। और यहां पे एक आर्टिकल जो है ना पैन इंडिया सिनेमा से संबंधित है। देखो, इस आर्टिकल में ना 2 एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट तो ज्यादा निकल के नहीं आता है, लेकिन बॉलीवुड डिक्लाइन कर रहा है। एक कैंडिडेट है जिन्होंने इस बार इंटरव्यू दिया, उनके साथ मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। चूंकि उनकी हॉबी थी मूवीज देखना, तो उनसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था। हालांकि पूछा नहीं गया कि बॉलीवुड क्यों डिक्लाइन कर रहा है, किसी और से ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए वो तैयार करना चाहता था। देखो, आप बताइए बॉलीवुड क्यों डिक्लाइन कर रहा है। सबूत तो आपके सामने है। बॉलीवुड की काफी सारी मूवीज फ्लॉप हो गई हाल फिलहाल में, जैसे 1983 की वर्ल्ड कप जीत पर आधारित काफी पैसा भी खर्चा हुआ इस मूवी पर, लेकिन फ्लॉप हो गई, लागत भी नहीं वसूल की। और कई बड़े बजट की मूवीज जैसे रनवे 34 आई, वो भी ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकी। बहुत सारी मूवीज फ्लॉप हो गई बॉलीवुड की। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से RRR, KGF, पुष्पा, इन मूवीज ने, ये हिंदी डब्ड मूवीज थी, बावजूद इसके इन्होंने हिंदी रीजन में बहुत पैसे कमाए। तो ये क्वेश्चन अब उठने लगा है कि क्या बॉलीवुड फेल हो गया है, मतलब क्यों डिक्लाइन कर रहा है। देखो, इसके काफी सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो इसका ये है, जो बॉलीवुड है ना, वहां पर अब बहुत सारी मूवीज, यूं कहें ज्यादातर मूवीज पुरानी टाइप की हैं। मतलब साउथ इंडिया की मूवीज की रीमेक बन रही हैं या फिर बायोपिक बन रही है, जैसे पानीपत है। फ्रेश कंटेंट का अभाव है। नेपोटिज्म काफी ज्यादा है। नेपोटिज्म हर फील्ड में देखने को मिलता है, लेकिन बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर काफ़ी चर्चा भी होती है और ये एक रीज़न भी बताया जाता है जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पा रही है। होता क्या है, ज़्यादातर फ्राइडेज को देखो एक मूवी रिलीज होती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन आमतौर पे टकराव रोका जाता है फिल्म प्रोड्यूसर्स के द्वारा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। तो देखो, एक साल में फ्राइडेज तो 52 ही हैं, मूवीज बनती हैं इतनी सारी। यहां पर ना कार्टलाइजेशन काम आता है। जो पीवीआर एसोसिएशन वाले हैं, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी मर्जी की मूवी को ना ज्यादा स्क्रीन्स देते हैं। ज्यादा स्क्रीन्स मतलब ज्यादा जगह पर उस मूवी को दिखाया जाता है। अब जो ये नेपोटिज्म टाइप की मूवीज होती है ना, ये ज्यादा सिनेमाज में लगती हैं। अच्छे कंटेंट की मूवी कम सिनेमाज में लगती है, इसलिए वो उठ नहीं पाती। इस वजह से इवन बॉलीवुड में जो अच्छी मूवीज होती हैं उनको भी स्क्रीन्स नहीं मिल पाती, यानी वो सिनेमा तक पहुंच ही नहीं पाती। बट हुआ क्या, कोविड के दौरान या फिर उससे पहले भी, कोविड के दौरान तो ज्यादा हुआ, लोग घर रहे, OTT पर बहुत सी मूवीज आई, यूट्यूब पर मूवीज आने लगी साउथ इंडिया की डब्ड। जब से ये स्मार्टफोन इंटरनेट सस्ता हुआ है ना, हमारे देश के लोगों की पहुंच जो है ना हॉलीवुड की मूवीज पर, साउथ इंडिया की मूवीज तक बहुत ज्यादा हो गई है। अब उनको समझ में आने लगा है कि बॉलीवुड का जो कंटेंट है अच्छा नहीं है। पहले तो हमारी मजबूरी थी उस कंटेंट को देखना, लेकिन अब हमारी मजबूरी नहीं है। गोल्ड माइन यूट्यूब चैनल है, वहां पे साउथ इंडिया की डब्ड मूवीज देखने को मिलती हैं। तो अच्छा कंटेंट दर्शक देखना पसंद करता है, चाहे किसी भी इंडस्ट्री का हो। पहले उनकी मजबूरी थी बॉलीवुड की मूवीज देखना, अब मजबूरी नहीं रह गई है। अब डिजिटलाइजेशन इतना ज्यादा हो चुका है, कहीं का भी कंटेंट हम एक्सेस कर लेते हैं। इवन लोग साउथ कोरिया टाइप की मूवीज देखते हैं नीचे सबटाइटल्स के साथ में। तो अब देखो, ऐसी कंपटीशन में बॉलीवुड अगर इनोवेशन नहीं लाएगा तो पिछड़ जाएगा। वही बॉलीवुड के साथ हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये जो मूवीज है ना, KGF, पुष्पा,
ये वैसी मूवीज हैं, लार्जर देन लाइफ मूवीज। लार्जर देन लाइफ मूवीज मतलब हीरो को एक प्रकार से सुपरमैन दिखा दिया जाता है, देखने से ही पता लग जाएगा अरे ऐसा थोड़ी ना होता है असली में, हीरो कुछ भी कर देता है, एक थप्पड़ लगाता है, वो जो विलेन होता है वो घूम घूम के जाता है, दीवार टूट जाती है, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये है लार्जर देन लाइफ मूवीज। बॉलीवुड में भी लार्जर देन लाइफ मूवीज बनती हैं, लेकिन ना उनमें स्टोरीज अच्छी नहीं होती। पुष्पा, केजीएफ, कम से कम स्टोरी पे मेहनत की गई है। लेकिन बॉलीवुड में क्या है, एक बार जो फेमस स्टार हैं जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, इनको हायर कर लिया तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर इनको लगता है अब तो फिल्म हिट हो ही जाएगी, स्टोरी पे कोई ध्यान नहीं देता। राइटर है ना, उनकी कम वैल्यू है, इसलिए अच्छी स्टोरीज हमारे बॉलीवुड में निकल के ही नहीं आती। हमारे का मतलब ऐसा नहीं कि बॉलीवुड हमारा है बाकी किसी और का है, हमारे का मतलब तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया सब हमारा है, लेकिन बात यहाँ पे बॉलीवुड की हो रही है ना। तो ये सब डिस्कशन मेरी उस कैंडिडेट से हुई थी, और हालांकि इंटरव्यू में क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया, लेकिन जो डिस्कशन हुई थी वो मैंने आपको बताया। अब चलिए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ज्ञानवापी मोस्क से संबंधित इशू के बारे में है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हालांकि ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित इशू को हमने अभी तक नहीं डिस्कस किया, बट यू आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, आप अवेयर रहते हो क्या कुछ चल रहा है दुनिया में, तो आपको पता ही होगा वाराणसी की कोर्ट ने आदेश दिया था कि ज्ञानवापी मॉस्क का वीडियो सर्वे करवाया जाए। इंटेंशन ये थी वीडियो सर्वे करवाने की कि पिटिशनर का जो फंडामेंटल क्लेम है पता लगाया जाए कि मस्जिद क्या मंदिर को तोड़ के बनवाई गई थी, तो वीडियो सर्वे से ये पता लगाया जा सके, इसलिए वीडियो सर्वे करवाने का आदेश दिया गया वाराणसी की एक कोर्ट ने। देखो, कुछ लोग बोल रहे हैं ये सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है, कुछ लोग बोल रहे हैं ये माइनॉरिटी राइट्स के अगेंस्ट है, बट अगर देखो हम इतिहास को समझें, क्योंकि आप यूपीएससी एस्पायरेंट्स हो, आप समझ सकते हो, पहले ना एक थ्योरी हुआ करती थी, डिवाइन राइट ऑफ किंग। जो राजा महाराजा रूल किया करते थे किसी जगह पर, वो पता क्या बोला करते थे, वो बोला करते थे हम ना भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, भगवान के नुमाइंदे हैं, वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। मतलब ये भगवान की मर्जी है कि हम इस राज्य पर रूल करें, इसलिए आपको हमारी बात माननी होगी। इवन अगर राजा कोई अत्याचार करता तो फिर भी राजा उसे जस्टिफाई करते कि देखो ये भगवान की मर्जी है। तो इस थ्योरी का नाम है डिवाइन राइट ऑफ किंग थ्योरी। मतलब किंग अपने रूल को ना जस्टिफाई किया करते थे। देखो, कोई भी रूलर सिर्फ फोर्स की सहायता से रूल नहीं कर सकता। जैसे ब्रिटिशर हैं, ब्रिटिशर ने इंडिया पर 200 साल राज किया, तो उनकी क्या थ्योरी थी, बेनेवलेंट डिस्पोटिज्म की। वो बोला करते थे आप लोग गवार हो, असभ्य हो, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है, हम तो देखो सभ्य हो चुके हैं, अब ये हमारी ड्यूटी बनती है कि आपको सुधारना। हमारे देश की उस समय की मिडिल क्लास जो है, उनको ये लगा करता था कि ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया के हित में है, ये हमें सुधारने आए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कोई भी रूलर सिर्फ फोर्स की सहायता से रूल नहीं कर सकता लोगों पर, उसे ना अपने रूल को जस्टिफाई करना पड़ता है किसी ना किसी बहाने से। जैसे राजा किया करते थे कि हम रूल कर रहे हैं, ये भगवान की मर्जी है, भगवान ने हमको भेजा है। ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया, यानी कॉलोनियल पावर से रूल किया करते थे, ये बोल के कि हम आपको सभ्य बना रहे हैं, आप लोग गवार हो, हम आपको मॉडर्नाइज कर रहे हैं, ये कह के वो लेजिटिमेसी हासिल किया करते थे। तो वो ये बोल देते, हमारे देश के बहुत से लोग मान लेते थे कि हाँ ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो सही है, वो विरोध नहीं किया करते थे। समझ गए ना? तो फिर से आते हैं मुद्दे पर। देखो, जब राजा महाराजाओं का रूल हुआ करता था ना, तो बिल्कुल क्रूड लैंग्वेज में बोलूं तो वो उल्टे सीधे काम काफी किया करते थे। जैसे दूसरे धर्म के वर्शिपिंग के जो प्लेसेस हैं उन्हें तोड़वा दिया गया। उनकी पॉलिसीज एक्सपेंशनिस्ट हुआ करती थी, ज्यादा से ज्यादा जमीन को वो हथियाने की कोशिश किया करते थे, दूसरे राज्यों पे अटैक किया करते थे। उस समय सिचुएशन टोटली अलग थी। तो हमारे देश में इन्वेडर्स ने बहुत सारे वर्शिपिंग के प्लेसेस तुड़वाए, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, ये हुआ होगा और इसके साक्ष्य भी हैं। लेकिन देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ना नया मॉडर्न स्टेट कंसेप्ट में आया, मॉडर्न वैल्यूज
पर्सलन में आई। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में कौन सी 3 वैल्यूज पे बल दिया गया? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। हालांकि हमारा देश देखो उस समय गुलाम था चूंकि, तो हमारे देश में मॉडर्न स्टेट का जो कंसेप्ट है ना वो इमर्ज होके आया खास करके आज़ादी के बाद। उससे पहले तो ये बात सही है, ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में मॉडर्न स्टेट के कुछ एलिमेंट्स तो जरूर इंट्रोड्यूस किए, लेकिन आखिरकार वो अपने फायदे के लिए ही हमारे देश को गवर्न कर रहे थे, पूरी तरह से डेमोक्रेसी नहीं थी। लेकिन आज़ादी के बाद तो हमारा भी संविधान बना, अपना अलग से पार्लियामेंट्री सिस्टम आया। वो पुरानी जो थ्योरीज हुआ करती थी किंग की कि मुझे भगवान ने भेजा है रूल करने के लिए, वो सारी थ्योरीज फेल हो गई। और मॉडर्न स्टेट में जैसा हुआ करता था होता है कि जनता जो है वो अपने प्रतिनिधि चुनेगी, किन वैल्यूज पे देश चलेगा वो सब भी संविधान में गिवन है, खास करके प्रीएम्बल में। बाद में देखो 1991 में एक एक्ट आया, प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। इसमें यह बोला गया, देखो किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को दूसरे प्लेस ऑफ वर्शिप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जैसे मंदिर है तो मस्जिद नहीं बनाई जा सकती उसकी जगह, और मस्जिद है तो मंदिर नहीं बनाया जा सकता। जो राजा महाराजाओं के टाइम हुआ करता था वो अपनी विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से काम करते थे, जब मर्जी आया किसी मंदिर को तुड़वा दिया या फिर दूसरे प्लेस ऑफ वर्शिप को तुड़वा दिया। वैसा नहीं होगा। ये एक्ट आया था 1991 में, और एक थ्रेशोल्ड लेंगे, यानी 15 अगस्त से पहले जो सिचुएशन थी वही रहेगी। 15 अगस्त में जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद था वो मस्जिद रहेगा। हालांकि 1-2 एक्सेप्शन दे दी गई थी, जैसे अयोध्या का टेंपल जिसपे ऑलरेडी विवाद था। और देखो वैसे ये लॉजिकल भी था। लॉजिकल इसलिए था क्योंकि अगर पुराने इतिहास को हम खंगालने जाएंगे तो कब तक का इतिहास हम खंगालेंगे? 1020 में क्या हुआ, फिर उसके बाद 702 में क्या हुआ, 203 में क्या हुआ, मतलब पिछले 2000 साल के इतिहास के बेस पे हमारे देश में मुकदमे चलने लगेंगे कि यहां पे पहले मस्जिद था या फिर मंदिर था। तो देखो फिर हम इन्हीं इश्यूज में उलझते रह जाएंगे। इसी को देखते हुए ये एक्ट आया था 1991 में कि जो 15 अगस्त 1947 को स्टेटस को था वही मेंटेन रहेगा। हाँ, हालांकि 1-2 एक्सेप्शन दे दी गई थी जो मैंने आपको बताया। और अगर देखो आप इस एक्ट के पीछे के बैकग्राउंड में जाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस समय क्या सिचुएशन थी। 1991 में ये एक्ट आया, उस समय राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन काफी तेज हो रहा था, देश में काफी ज्यादा माहौल खराब हो रहा था धर्म के नाम पर। तो उस समय की सिचुएशन के हिसाब से ये एक्ट आया था कि ऐसा नहीं कि हर प्लेस ऑफ वर्शिप को लेके अलग अलग दावे स्टार्ट हो जाएं। तो राइटर ये कहना चाहते हैं, देखो 1991 में जब ये एक्ट आ गया, लेकिन अब जो कुछ वाराणसी की कोर्ट ने आदेश दिया कि ज्ञानवापी मॉस्क का वीडियो सर्वे करवाया जाए, ये एक प्रकार से 1991 के एक्ट का वायलेशन है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है कि 1991 के एक्ट का वायलेशन हुआ है। राइटर कहते हैं, देखो एक बार अगर कोर्ट्स ने इन इश्यूज को लेना स्टार्ट कर दिया ना, तो फिर तो इनका कोई अंत नहीं है। हमारे देश में न जाने कितने प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, सबको लेके अलग अलग क्लेम आने लगेंगे, कोर्ट्स में पिटीशंस की बाढ़ आ जाएगी और धर्म के नाम पे डेली बेसिस पे चीजें होने लगेगी। लोकल जगहों पर तनाव पैदा हो जाएगा विभिन्न कम्युनिटीज के बीच। कुछ जो मिसक्रिएंट्स हैं इन इश्यूज का फायदा उठाने लगेंगे अपने फायदे के लिए। मतलब उनको लगेगा कि इस इश्यू उठाने से हमें पॉपुलैरिटी मिलेगी, तो वो जानबूझ के इन इश्यूज को उठाएंगे। लेकिन क्या इन सब चीजों का फायदा है? ये हमें सोचने की बात है। आज का जो देश चल रहा है वो मॉडर्न स्टेट के हिसाब से चल रहा है। आज कोई प्लेस ऑफ वर्शिप कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन पुराने इश्यूज को अगर हम खोदने जाएंगे तो इनकी कोई अंत नहीं है। इससे देश को नुकसान होगा। हमारा फोकस होना चाहिए कैसे देश को आगे ले जाया जाए, कैसे हम हमारे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को इंक्रीज करें, कैसे हम ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, कैसे हम इंडिया को सुपर पावर बनाएं। हमारा फोकस होना चाहिए कैसे हम हमारे देश में इनोवेशन, साइंस एंड टेक, इन चीज़ों पे फोकस करें। अगर मीडिया ज़्यादा इन इश्यूज पे फोकस करती है तो घर घर में इनोवेशन होने लगेंगी। हालांकि बहुत मुश्किल है, लेकिन कहने का मतलब है सरकार पर भी दबाव पड़ेगा कि हाँ इनोवेशन ज़्यादा आनी चाहिए, अगर मीडिया दबाव डाले सरकार पर तो। लेकिन हम गलत इश्यूज पर फोकस कर रहे हैं। इन इश्यूज से हमारा समाज टूटेगा, देश को कोई फायदा नहीं होगा। इन सब बातों पर राइटर अपना ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो एक बात है, वैसे एक दिन मैं सोच रहा था
कि लोग इन डिबेट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों लेते हैं। जैसे पॉलिटिक्स हो गया, मंदिर मस्जिद का इशू होगा। देखो एज ए सिटीजन हमारी ड्यूटी बनती है हम अवेयर हों और जो चुने हुए लीडर्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें। एज ए सिटीजन ये हमारी ड्यूटी है। अगर हम पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना छोड़ देंगे तो जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं अपनी मनमानी करने लगेंगे। ये बात सच है, इस बात से इंकार नहीं है। बट देखो पॉलिटिकल साइंस की एक थ्योरी है, ओवर पॉलिटिक्स भी किसी देश के लिए अच्छी नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स अगर लोग करने लगते हैं, पॉलिटिक्स में डूब जाते हैं, तो उससे भी देश को नुकसान होता है। वैसे फिर से पॉइंट पर आए कि लोग ये मंदिर मस्जिद इन इश्यूज पर डिबेट करना ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं। देखो ये जो इश्यूज है ना, इनका कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। मतलब कि किसी बात को एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। एक पक्ष के लोग कुछ बोलेंगे, दूसरे पक्ष के लोग कुछ बोलेंगे और बोलते ही जाएंगे, डिबेट्स होती जाएंगी। कोई फाइनल सॉल्यूशन तो है नहीं और कोई झूठा साबित होता नहीं है। इसलिए इन इश्यूज पे लोग ज़्यादा डिबेट करते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा आर्टिकल है वो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो हाल ही में दिल्ली के 2 यूनिवर्सिटी कॉलेजेस पर आरोप लगा कि वो कोचिंग सेंटर से टाई अप कर रहे हैं यूपीएससी की कोचिंग के लिए। एक तो हंसराज कॉलेज और दूसरा स्वामी सरदानंद कॉलेज। इन कॉलेजेस पर आरोप लगा। एक कॉलेज ने तो, शायद हंसराज कॉलेज है, इन्होंने तो अपना सेमिनार हॉल खोल दिया। वहाँ पर प्रोविज़न हो गया कि सैटरडे संडे को क्लास लगेगी और कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वहाँ पे क्लास लेगा बच्चों की, और इसके लिए फीस कितनी, 1.5 लाख पर पर्सन। तो काफ़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। कई सारे जो स्टूडेंट एसोसिएशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी की और कई सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, उन्होंने विरोध करना स्टार्ट किया कि आप ये क्या कर रहे हो। मतलब आप सरकारी कॉलेज हो, आपका काम है सब्सिडाइज्ड एजुकेशन प्राप्त करना, जबकि आपने तो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ में टाई अप कर लिया। तो राइटर कहते हैं देखो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को इन चीज़ों को ना अभी जड़ से ख़त्म करना होगा। अगर ये चीज़ पनपने लगी ना तो देश के हर सरकारी कॉलेज में कोचिंग सेंटर्स की बाढ़ आ जाएगी, टाई अप होने स्टार्ट हो जाएंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स देखो आजकल ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं और उसका रीज़न भी आपको पता है, क्वालिटी एजुकेशन का अभाव। देखो एजुकेशन ना हमारे देश में एक इमोशनल इशू भी है। ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था, फिर से दे रहा हूँ। हमारे देश में ना पेरेंट्स को ये लगता है कि कुछ भी किया जाए लेकिन बच्चों को बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। हालांकि डेवलप कंट्रीज में ये दिक्कतें आती नहीं, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतना खराब नहीं है। पेरेंट्स को ये लगता है कि हम तो अच्छी एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सके, लेकिन कैसे ना कैसे करके बच्चों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया जाए ताकि उनका भविष्य सुखद हो। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। जैसे देखो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का नुमाइंदा गया किसी के घर में अपना टेबलेट बेचने, तो पेरेंट्स के सामने ना बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन जैसे मल्टीप्लिकेशन का 6 × 7, सिंपल समझने के लिए समझिए, तो वो दे देगा आंसर। जानबूझ के ना वो रिप्रेजेंटेटिव फिर मुश्किल क्वेश्चन पूछेगा, वो तब तक क्वेश्चन पूछेगा जब तक कि बच्चा उसका आंसर नहीं दे देता। फिर पेरेंट्स को बोलेगा अरे ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर आपने क्यों नहीं दिया। तो पेरेंट्स को ना ये बात बहुत चुभती है कि हमारा बच्चा पिछड़ रहा है, हमारा बच्चा बेचारा आंसर नहीं दे पा रहा है। फिर यही बात ना उनको कचोटती है कि शायद टेबलेट खरीद लेंगे तो हमारा बच्चा फिर इन सब क्वेश्चंस के आंसर दे पाएगा। तो ये इमोशनल ब्लैकमेल है, बहुत दुख की बात है ये। जबकि रिप्रेजेंटेटिव ने ना क्वेश्चन पूछे, जो ऐसे क्वेश्चन पूछे जो उसके लेवल के नहीं थे, मतलब जिस क्लास में था वैसे भी उस बच्चे को उस क्वेश्चंस के आंसर नहीं आने चाहिए थे, लेकिन जानबूझ के क्वेश्चंस मुश्किल पूछे ताकि पेरेंट्स को दिखाया जा सके कि देखो आपके बच्चे को क्वेश्चन नहीं आते। और देख लीजिए सेमिनार में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सेमिनार संबोधित करने जाते हैं, टीचर से डरा देते हैं बच्चों को कि हमारे पास नहीं आओगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। इस प्रकार से भाषा वो होती है सेमिनार की कि डराने वाली, कि बच्चा डर जाए और वो हमारे पास ही जाए और किसी के पास ना जाए, वो और किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास ना जाए। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा ये भी साबित कर दिया जाता है कि कोचिंग जरूरी है। देखो यूपीएससी की कोचिंग की बात करते हैं, यूपीएससी की कोचिंग जरूरी है या नहीं है? नहीं है। कोचिंग से क्या होता है, बस 2-3 फायदे होते हैं। कुछ लोग ना रेगुलरिटी नहीं मेंटेन कर पाते, उनका अपने आप पे ना बस नहीं चलता,
उनको लगता है कि हाँ डेली बेसिस पे क्लास जाएंगे तो एक रेगुलरिटी बनेगी, हमारा सिलेबस सिस्टमेटिक ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। कुछ लोगों को ये लगता है जल्दी समझ में आ जाएगा अगर कोचिंग ज्वाइन करेंगे। कुछ लोगों को ये लगता है टाइम वेस्ट कम होगा क्योंकि एक डायरेक्शन मिल जाएगी, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और एग्ज़ाम की जो डिमांड है वो जल्दी समझ में आ जाएगी। लेकिन देखो इन सब आर्गुमेंट्स के बावजूद ऐसा कुछ नहीं है कि कोचिंग की जरूरत है। सेल्फ स्टडी से इस एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है। बस इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, स्ट्रॉन्ग विल पावर, मेहनत करने का जज्बा, ये सब होना चाहिए। देखो ये सब बातें नहीं है, आपको लगेगा अरे ये सिर्फ बोलने के लिए है, ये बात सच है। सबसे सिंपल और फेमस कहावत है, जहां चाहा वहां रहा। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना, मंजिल तो मिल जाती है। आज के समय में रिसोर्सेज का अभाव नहीं है। रिसोर्सेज तो आप यूट्यूब खोल के देखिए। एक देखो वो भी टाइम था जब बिल्कुल भी गाइडेंस नहीं हुआ करती थी, मैगजीन छपा करती थी, जैसे ये प्रतियोगिता दर्पण का CSR आज के समय में जिनका युग जा चुका है। उस समय टॉपर्स के इंटरव्यू छपा करते थे इन मैगजीन्स में, और उन इंटरव्यूज को पढ़ के ना जो एस्पायरेंट्स है ना वो गाइडेंस लेने की कोशिश किया करते थे। लेकिन बाद में ब्लॉग का सिस्टम आया, जब यूट्यूब नहीं आया था तो वेबसाइट्स पे कई सारे टॉपर्स ने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया। जैसे ये साफ फैजल का टाइम था, साफ फैजल, सुब्रा सक्सेना, ये जो टॉपर्स हुए थे ना 2011 में, 10 में, 8 में, उस समय ब्लॉग्स आना स्टार्ट हो गए थे वेबसाइट्स पे। तो थोड़ा गाइडेंस और आसान हो गया, डायरेक्ट लोगों का संवाद बनने लगा ब्लॉग्स की सहायता से। 3-4 साल तक ये चला। इवन गौरव अग्रवाल जो 2013 के टॉपर थे, उन्होंने भी अपना ब्लॉग बनाया जिनसे लोगों को बहुत हेल्प मिली। उन्होंने अच्छे ढंग से गाइड किया था। मतलब पिछले कुछ सालों में जो टॉपर्स आए हैं ना, गौरव अग्रवाल जो 2013 के टॉपर थे, वो यूं नहीं कह सकते बाकी टॉपर्स अच्छे नहीं है, लेकिन हाँ बाकियों में से वो टॉपर जो है ना काफी सेन ढंग से बोलते हैं, समझदारी से। उन्होंने काफी अच्छा गाइड किया। 2013 के टॉपर हैं गौरव अग्रवाल। तो बाद में एकदम से यूट्यूब आया। यूट्यूब पे तो ना, यूट्यूब आने के बाद में ना बाढ़ आ गई गाइडेंस की, मतलब ओवर गाइडेंस हो गया। एक एक टॉपर अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के मंच पर जाता, बोलता, और 1000 लोग होते हैं। टॉपर तो हर कोई होता है जिसका लिस्ट में नाम आ गया। तो इतनी ज्यादा गाइडेंस, इतनी ज्यादा गाइडेंस, इतनी ज्यादा गाइडेंस, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होना स्टार्ट हो गए कि क्या करें क्या ना करें। मटेरियल की भी बाढ़ आ गई। मतलब एकदम से डिजिटलाइजेशन स्टार्ट हुआ, PDF लोग डाउनलोड करने लगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने के बजाय मटेरियल कलेक्टर बन के रह जाओगे अगर मटेरियल पे देखो ज्यादा ध्यान दोगे तो। ज्यादा मटेरियल, ज्यादा गाइडेंस, ज्यादा इंफॉर्मेशन, बल्कि देखो आज के समय में ना ये सब डिस्ट्रैक्शन बन चुका है। इससे फायदा के बजाय नुकसान ज्यादा हो रहा है। लिमिटेड सोर्सेज कवर करो, अच्छे से करो। मतलब जो भी सोर्स आप कर रहे हो अच्छे से करो, बार बार रिवाइज करो, और बाद में दूसरे सोर्सेज बस देखने के लिए देख लो कि हमारा कुछ छूटा तो नहीं है। जो छूटा है उसको ऐड ऑन कर लो। पुराने पेपर्स हमेशा साथ में रखो और अपनी तैयारी को जज करो उन पेपर्स की सहायता से कि जितनी मैंने तैयारी की है, क्या मेरे से क्वेश्चन निकल रहे हैं, क्या मेंस के क्वेश्चन का मैं आंसर दे पा रहा हूं या दे पा रही हूं। ये बेसिक स्ट्रेटजी है। इस बेसिक स्ट्रेटजी से मत भटकना, और चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी तो देखो आज के एग्जाम में ना, आज के टाइम में ना डिस्ट्रैक्शन को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करो। फिर से आते हैं इस आर्टिकल पर। तो राइटर देखो ये कहते हैं कोचिंग जो है ना, मैं यूं नहीं कह रहा हूं, राइटर के अनुसार मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि कोचिंग गलत है, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो करें। बट ये नरेटिव साबित करना कि कोचिंग के बिना आप नहीं कर सकते, मैं उसके खिलाफ हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को, मतलब इससे होता क्या है, जो लोग गरीब होते हैं अपने आप से बेशक वो क्लियर कर लेते, लेकिन चूंकि नरेटिव ऐसा उनके सामने प्रेजेंट किया गया कि कोचिंग के बिना तो आप कर ही नहीं सकते, तो हो सकता है फादर ऑटो चलाते हों, अपनी जमीन बेच के उन्होंने पैसा इकट्ठा किया कोचिंग के लिए। ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें होती हैं जब नरेटिव ऐसा निकल के आता है कोचिंग के बिना तो निकल ही नहीं सकता। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो करें, अदरवाइज ऐसा नरेटिव तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आज के समय में मैं फिर से बोलता हूं, रिसोर्सेज की दिक्कत नहीं है आज के समय में। यूट्यूब पे बहुत रिसोर्सेज हैं, बल्कि डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है आज के समय में। दिक्कत ओवर इंफॉर्मेशन, ओवर गाइडेंस, ओवर रिसोर्सेज की है। इसके बाद दूसरे एस्पेक्ट्स पे भी चर्चा की जाती है, जैसे स्कूल एजुकेशन है। बहुत सारे स्कूल क्या करते हैं, मैंडेटरी बना देते हैं पेरेंट्स के लिए कि आपको स्कूल की दुकान से बुक्स, यूनिफॉर्म, शूज ये सब खरीदने हैं। हर 3 साल बाद, हर 1 साल बाद स्कूल की यूनिफॉर्म चेंज कर देते हैं जानबूझ के कि अगले साल वो यूनिफॉर्म यूज ना हो सके। तो इन सब चीजों के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने हाल ही में गाइडलाइंस जारी की
जरूरी भी था। गरीब पेरेंट्स कैसे अफोर्ड करेंगे? तो बात यही है कि देखो हमारे देश में ना कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और ये हमारे देश की दिक्कत नहीं है, वैसे चाइना में भी सामने आया। चाइना में ना प्राइवेट कोचिंग पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी वहाँ की सरकार ने। तो ना पेरेंट्स ने क्या करना स्टार्ट किया, ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो गई, ट्यूटर्स की चोरी छुपे पढ़ाना, सरकार को ना पता लग जाए, ऐसी चीज़ें होने लगी। बात देखो वही है, आज हम उस युग में जी रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन ना सबके लिए अफोर्डेबल होनी चाहिए। बेशक पेड हो, लेकिन अफोर्डेबल तो जरूर ही होनी चाहिए, महंगी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल फिर से एजुकेशन से संबंधित है, लेकिन अलग कंटेक्स्ट में। हाल ही में यूजीसी ने यह अनाउंस किया कि अभी फिलहाल देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने के लिए पीएचडी होना या फिर नेट क्वालिफाई होना जरूरी है। हम इस क्वालिफिकेशन से दूर जा रहे हैं। हम जो प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर हैं उनको भी अलाउ करेंगे, यानी एक्सपर्ट्स को भी अलाउ करेंगे पढ़ाने के लिए। एक्सपर्ट्स जैसे देखो, अब कोई फेमस म्यूजिशियन है, पढ़ाना चाहता है, लेकिन पीएचडी नहीं है, नेट क्वालिफाई नहीं है, वो तो पढ़ा नहीं सकता। कोई आईआर का एक्सपर्ट है ज़बरदस्त, लेकिन पीएचडी नहीं है, वो तो पढ़ा नहीं सकता। तो इसलिए यूजीसी अब अलाउ करेगी कि जो प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर हैं यानी एक्सपर्ट हैं वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा सकेंगे। इसके पीछे वैसे एक कारण ये भी बताया गया है कि क्वालिफाइड फैकल्टी की शॉर्टेज है। 10,000 जो टीचिंग पोजीशंस है खाली पड़ी है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एज ऑफ दिसंबर 2021। तो राइटर कहते हैं देखो, सुनने में ये फैसला यूजीसी का सही लगता है, लेकिन जो पीएचडी होते हैं ना, पीएचडी होल्डर, वो ना सिर्फ टीचिंग में एक्सपर्ट होते हैं क्योंकि उन्होंने रिसर्च भी की होती है, व्हाट हाउ क्वेश्चंस टैकल करने में वो बिल्कुल सक्षम होते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, व्हाट हाउ, कैसे ये होता है, क्यों होता है, ये सब चीज़ें। तो पीएचडी होल्डर ना सिर्फ ऑलरेडी जो नॉलेज होती है उसको बच्चों को ट्रांसफर करते हैं, बल्कि नई नॉलेज भी क्रिएट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर हैं जैसे म्यूजिशियन हैं, उनको देखो लिमिटेड कंटेक्स्ट में तो नॉलेज होती है, बट क्या वो उस नॉलेज को अच्छे से ट्रांसफर कर सकेंगे, इस बात पर क्वेश्चन चिन्ह है। देखो ऐसा भी हो सकता है कि वो पीएचडी होल्डर से ज़्यादा अच्छे से पढ़ा दें, इस बात से इनकार नहीं है, लेकिन कोई तो पैमाना होना चाहिए ना उनकी टीचिंग को इवेल्युएट करने के लिए। और जब उनको हायर किया जाएगा, किन पैरामीटर्स पर उनको हायर किया जाएगा, ये सब चीज़ें अच्छे से डिफाइन करनी जरूरी है। इसके बाद राइटर ये भी बोलते हैं, देखो जो नॉन पीएचडी होते हैं ना, वो ट्रेंड नहीं होते ओरिजिनल रिसर्च कंडक्ट करने के लिए, वो तो सिर्फ वही रिप्रोड्यूस करते हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, यानी नई चीज नहीं बता सकते नॉन पीएचडी या फिर नॉन ट्रेंड। इसके बाद ना राइटर अपनी तरफ से एक मॉडल सजेस्ट करते हैं। मॉडल ये है जैसे बिजनेस स्कूल्स में होता है। बिजनेस स्कूल्स में ना प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर को हायर तो किया जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे स्पेसिफिक क्लासेस उनको बोला जाता है लेने के लिए, और जो पीएचडी होल्डर हैं वो परमानेंटली पढ़ाते हैं स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल के साथ में। तो यही मॉडल अपनाया जा सकता है यूजीसी के द्वारा भी। यूजीसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अलाउ कर दे कि हाँ प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर पढ़ा तो सकें, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, परमानेंट नहीं। और कैसा वो पढ़ा रहे हैं उनकी टीचिंग क्वालिटी को मॉनिटर किया जा सके, साथ ही प्रोफेसर्स के द्वारा जिन्होंने पीएचडी की हुई है, ताकि पता लग सके कि उनके पढ़ाने में क्वालिटी है या फिर नहीं है। इस मॉडल के साथ आगे बढ़ेंगे तो फ़ायदा होगा, अदरवाइज तो देखो टीचिंग क्वालिटी ख़राब होने का भी डर है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज आज हमने डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।